एसेट एंड लायबिलिटी। देखिए बच्चा, ये जो टॉपिक है ये आगे आने वाले हमारे एडमिशन और पार्टनर में तो काम आएगा ही काम आएगा। अगर हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें भी ये टॉपिक काम आएगा। अगर हम रिटायरमेंट का सवाल बनाएंगे तो उसमें भी ये काम आएगा, और आगे जाके पार्टनर का जब डेथ का सवाल बनाएंगे उसमें भी ये टॉपिक काम आएगा बच्चा। इसीलिए ये अगला 3-4 टॉपिक में अपने को काम आने जा रहा है। इसीलिए इसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को बनाना है बच्चा, ठीक है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है एक बार जो वैल्यूएशन हो चुका है उसका दोबारा दाम लगाना, वैल्यू लगाना कहलाएगा क्या जी बच्चा? रीवैल्यूएशन। तो एसेट एंड लायबिलिटी तो हमारे बैलेंस शीट की शोभा है, आपको पता है बच्चा। एक साल के बैलेंस शीट से कैरी फॉरवर्ड होकर फिर दूसरे साल के बैलेंस शीट से कैरी फॉरवर्ड होकर तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे चलते रहता है बच्चा। उसमें जो वैल्यू लिखा हुआ रहता है बैलेंस शीट में उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलेंगे बच्चा? बुक वैल्यू। जिसमें क्या होता है उसका ओरिजिनल वैल्यू में डेप्रिसिएशन काट करके हम एसेट को दिखाते हैं, और लायबिलिटी में अगर किसी तरह का एडिशन और डिलीशन या प्रोविजन होता है तो उसको भी हम लोग घटा के एडजस्ट करके दिखाते हैं जी। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया हुआ रहता है वो कहलाता है बुक वैल्यू। आज कोई नया पार्टनर आ रहा है, या आज कोई रिटायर हो रहा है, या आज कोई चेंज इन पीएसआर का सवाल आया और पार्टनर लोग बोला है भैया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब हो गया पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में अल्टरेशन होगा, चेंज होगा। तो जैसे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को बोलेगा बांट लो, या फिर बोलेगा उसको एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, उसी तरह से जो एसेट एंड लायबिलिटी हमारे बिजनेस में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में रखा हुआ है, उसको बोलेगा कि एक वैल्यूअर बुलाओ। मार्केट में इस तरह का इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मिलते हैं बच्चा, जिनका काम ही है एसेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन करना। कोई बिजनेस बिक रहा है, कोई खरीद रहा है ना, तो वो बुलाता है इस तरह के वैल्यूअर को कि जरा दाम लगा के दिखाई तो इसके पास कितने का एसेट है जी। समझिए, उसमें क्या होता है, कभी कभी जो बुक वैल्यू में दाम लिखा हुआ है और जब रिवैल्यूएशन होने जा रहा है तो अचानक पता चलता है कि नहीं जितने में ये दिख रहा है उससे तो ज्यादा दाम में ही अभी इसका मार्केट वैल्यू है जी, या उसका मार्केट वैल्यू और कम हो गया जी। तो हम रिवैल्यूएशन इसलिए कराते हैं ताकि जो एक्चुअल वैल्यू, मार्केट वैल्यू उस एसेट या लायबिलिटी का एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ अल्टरेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या है इसका पता लग सके, और उससे जो भी नफा नुकसान हो रहा है, यानी वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट, घट रही है तो लॉस, उसका हम लोग पार्टनर के बीच में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ले ताकि नए एग्रीमेंट पे उसका कोई असर ना पड़े। समझ हो जा। तो जब हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जाएंगे तो पता चलेगा एसेट और लायबिलिटी में दो तरह के चेंजेस नोटिस किए जा सकते हैं। पहला, उसका वैल्यू, बुक वैल्यू यानी कि जो बैलेंस शीट में दिया हुआ उससे बढ़ गया, उसे यानी बैलेंस शीट में दिया हुआ 1 लाख और आज का उसका मार्केट वैल्यू हो गया 1,50,000, तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज। क्या बोलेंगे बच्चा? बैलेंस शीट में दिया हुआ 1 लाख, आज का मार्केट वैल्यू होगा 90,000, क्या बोलेंगे हम लोग? तो अगर एसेट के दाम में इंक्रीज होता है, एसेट के दाम में इंक्रीज होगा तो उसको अकाउंटिंग में गेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? ये बिजनेस के लिए फायदे की बात है बच्चा, तो उसको हम लोग गेन कहेंगे। लेकिन अगर एसेट के दाम में कमी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग लॉस बोलेंगे। और हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं बाबू, बेसिक में गेन शुड बी क्रेडिटेड, नॉमिनल अकाउंट यही कहता है, और लॉस शुड बी डेबिटेड। तो हम यहां पे जब इसका अकाउंटिंग करेंगे तो जितने भी गेन हो रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे और जितने भी लॉस हो रहे हैं उसको डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चा? इसी का ठीक उल्टा लायबिलिटी में होता है। लायबिलिटी में होता है बच्चा, क्या होता है? तो अगर लायबिलिटी बढ़ गया, बैलेंस शीट में लिखा हुआ 15,000, आज की लायबिलिटी जब हम लोग पता लगाने गए पता चला 2, 4, 5,000 का और लायबिलिटी बढ़ गया, उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्या बोलेंगे बच्चा? इंक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब लॉस। डिक्रीज इन लायबिलिटी 15,000 था, जब लायबिलिटी का वैल्यूएशन कर रहा है तो पता चला 2-4 गो क्रेडिटर तो मर आ गया, अब उसको पैसा ही नहीं देना है बच्चा, तो लायबिलिटी मेरा क्या हो गया? कम हो गया। लायबिलिटी मेरा क्या होगा बच्चा? कम। तो जब लायबिलिटी मेरा कम हो जाएगा तो बिजनेस के लिए क्या होगा? गेन होगा। और गेन को कहां क्रेडिट, कहां दिखाएंगे बच्चा? क्रेडिट साइड में।
लॉस को कहां दिखाएंगे? तो यहां पे एक इक्वेशन बन रहा है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गेन। क्या बोलेंगे बच्चा? ठीक, इसका उल्टा चलिए, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन, ये भी क्या है एक तरह का जी? लॉस। और लॉस को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे, और गेन को क्या करेंगे हम लोग जी? क्रेडिट। रीवैल्यूएशन करते समय ये दो तरह का एसेट लायबिलिटी हमको दो आइटम और मिल जाते हैं। एक का नाम है अनरिकॉर्डेड एसेट, URL का मतलब यहां पे क्या है? अनरिकॉर्डेड। अब बोलिए सर इसकी चिड़िया का नाम है अनरिकॉर्डेड एसेट। ये वैसे एसेट को कहते हैं जो आपाधापी बिजनेस चल रहा है और उस बिजनेस के दरमियान में कोई एसेट का एंट्री नहीं हो पाया अपने बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आज जब हम रिवैल्यूएशन करने गए तो वो एसेट भी हमको दिख गया कि ये भी मेरा एसेट है ये बच्चा, तो उसको हम अनरिकॉर्डेड एसेट कहेंगे। या वैसा एसेट जो पिछले 5 साल 10 साल से यूज कर रहे हैं, उसमें हर साल डेप्रिसिएशन भी घटा रहे हैं जी, घटाते 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 हम उसका बुक वैल्यू कर दिए जीरो। क्या कर दिया बच्चा? जीरो। लेकिन जब वैल्यूअर आया तो पता चला कि ये एसेट तो अभी और भी 4 साल काम पे आ जाएगा और इसका आज मार्केट भेजेंगे तो हमको 10,000 रुपया मिल भी जाएगा जी। तो वैसा एसेट जिसको हम जीरो वैल्यू तक डेप्रिशिएट कर दिए, या वैसा एसेट जो हम अभी तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं किए, जब हम आज उसका एंट्री करने जाएंगे तो वो कहलाएगा अनरिकॉर्डेड। अब ये बताइए, कोई एसेट जो आपके पास था नहीं, रिवैल्यूएशन के समय में अचानक वो एसेट आपको मिल गया, तो आप उससे आपको लॉस होगा या गेन होगा? क्या होगा बच्चा? लॉस होगा या गेन होगा? गेन होगा। और गेन को कहां करेंगे हम लोग? उसी तरह से कभी कभी कोई लायबिलिटी का भी पता चल जाता है जी, यानी कोई लायबिलिटी था और हम उसको अपने खाता बही में अभी तक लिखे नहीं थे कि ये भी मेरा लायबिलिटी है जी, लेकिन आज के दिन में पता चल गया कि ये भी मेरा लायबिलिटी है, तो उसको भी रिकॉर्ड करना होगा, है ना बच्चा? तो ऐसे लायबिलिटी जो अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं था, है ना, या जिसको लगा कि हम पेमेंट कर दिए हैं, बाद में वो इंटरेस्ट चार्ज कर दिया हम पे, लेट से पेमेंट किए थे, तो हमको लगा कि हिसाब क्लियर हो गया, है ना, सेटलमेंट हो गया, लेकिन वहां पे वो अलग से इंटरेस्ट मांग रहा है जी। तो जब इंटरेस्ट मांग रहा है तो उसको हमें क्या करना होगा? अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे बच्चा? लॉस। और लॉस को क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए एक फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनता है, अगर इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हो रहा है, तो ये बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए क्या होगा? गेन। और गेन को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। गेन को क्या करेंगे बच्चा? क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। अगर डिक्रीज इन एसेट हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो रहा है, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए क्या होगा? लॉस। और लॉस को क्या करेंगे बच्चा? डेबिट, यानी कि माइनस। समझिए बच्चा? तो ये दो गो इक्वेशन आपका एक्स्ट्रा बन रहा है, ऊपर से इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में मदद करेगा। ठीक है बच्चा? टोटल मिला के अगर हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में देखें तो 6 पॉइंट आ गया। 6 पॉइंट आया बच्चा। एसेट से रिलेटेड 3 पॉइंट और लायबिलिटी से रिलेटेड, पहला क्या है? इंक्रीज इन एसेट, दूसरा क्या है? डिक्रीज इन एसेट, तीसरा क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब जरा आप लोग साउंड बताइएगा, अगर हम बोले इंक्रीज इन एसेट क्या होगा बिजनेस में? अगर बोले डिक्रीज इन एसेट क्या होगा बिजनेस में? अगर बोले अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा? गेन। डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा? तो इस तरह से हम लोगों ने 2 इक्वेशन बना लिया। 3 ऐसे हैं जो क्रेडिट साइड में जाने वाले हैं और 3 ऐसे हैं जो, ये पहले समझ में आ गया बच्चा कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करेंगे तो हमको गेन और लॉस का कैसे हम लोग पता लगाएंगे। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? अब क्या करेंगे? इस गेन और लॉस को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग में 2 तरह के मेथड्स बताए गए। ठीक है बच्चा? 2 तरह के मेथड्स बताए गए बच्चा। पहला जो मेथड है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन
स्टेटमेंट मेथड, रिवैल्यूएशन। अच्छा याद करिए, हम आपको क्लास में स्टेटमेंट भी सिखाए हैं और अकाउंट भी सिखाए हैं। जब जब अकाउंट का नाम ले मतलब वो लेजर, जब जब अकाउंट का नाम ले वो क्या है बच्चा, लेजर। और लेजर का हमेशा दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक, यानी वहां पे जितनी भी चीजें लिखे जाएंगे वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, डन डन। लेकिन जब स्टेटमेंट की बात आती है तो यहां पे कभी भी डेबिट और क्रेडिट का बात नहीं होगा, वहां पे ऐड और लेस की बात होगी। क्या होगा बच्चा? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस मेथड को नाम दे सकते हैं प्लस माइनस मेथड, प्लस माइनस मेथड या ऐड लेस मेथड, ऐड लेस मेथड। यहां पे हम लोग ऐड और लेस करते जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि ये क्या है, एक तरह का लेजर। क्या है बच्चा? और लेजर जो होगा तो ये हो गया डेबिट एंड क्रेडिट मेथड, डेबिट एंड क्रेडिट मेथड। यहां पे जो भी चीजें लिखा जाएगा लॉस और गेन का, वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, डन डन। So we have two methods available for revaluation of asset and liability. Method number one is known as revaluation statement method, also known as plus minus method. ठीक है बच्चा? And second method is known as revaluation account method, also known as debit and credit method. यहाँ पे चीजें debit and credit के मोड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, डन डन। अब आइए, ये वाला मेथड कब यूज करेंगे और वो वाला मेथड कब यूज करेंगे? आपके सामने एक सवाल आ रहा बच्चा, कब हम, है ना, स्टेटमेंट वाला यूज करेंगे, कब हम लोग? तो अगर क्वेश्चन है चेंज इन पीएसआर का, चेंज इन, ये देखिए बाबू, चेंज इन पीएसआर का है, मतलब पार्टनर कोई नया नहीं आया, ना ही कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा। नो एडमिशन नो रिटायरमेंट, नो एडमिशन एंड नो डेथ, केवल पार्टनर के बीच में रेशियो चेंज हो गया, रेशियो, तो उसको क्या बोलेंगे? चेंज इन पीएसआर बिटवीन पार्टनर, बिटवीन पार्टनर। ठीक है बच्चा? तो ऐसे सिचुएशन में हमें स्टेटमेंट बना करके रिवैल्यूएशन करना, ठीक। और जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो तुरंत चेंज होने के बाद जो नया बैलेंस शीट बनता है, अगर किसी तरह का एग्रीमेंट का चेंजेज हो रहा बाबू, तो पहले से जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट अब हमको तुरंत नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो एसेट था, लायबिलिटी था, वो तो बोल रहा है कि अब हम लोग उसमें चेंजेस करेंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट मेथड से जाएंगे तो बोलता है कि एसेट लायबिलिटी विल बी शोन एट ओल्ड वैल्यू, अनअल्टर्ड वैल्यू। ये हम ध्यान रखेगा, जब क्वेश्चन में बोल दे कि आप एसेट एंड लायबिलिटी को ओल्ड वैल्यू पे दिखाइए, अनअल्टर्ड वैल्यू पे दिखाइए, मतलब नॉट रिवाइज्ड, नॉट रिवाइज, यानी रिवाइज नहीं कर रहा है, जो पहले से चला आ रहा वैल्यू उसी वैल्यू पे दिखाना है बच्चा। तब हमें कौन सा मेथड लेना होगा? तब हमें कौन सा मेथड लेना होगा बच्चा? तब हमें लेना होगा, क्या लेना होगा बच्चा? स्टेटमेंट मेथड पे हमें काम करना होगा, यानी नॉट रिवाइज रहेगा, अनअल्टर रहेगा, ओल्ड वैल्यू रहेगा, तो हम लोग दिखाएंगे कौन सा मेथड? रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट मेथड, रिवैल्यूएशन। और ठीक इसका उल्टा चलिए बच्चा, अगर सवाल आपके पास है एडमिशन का, सवाल किसका है? रिटायरमेंट का या फिर डेथ का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का या फिर डेथ का, तो यहां पे बोलता है कि स्टेटमेंट नहीं चलेगा, यहां पे स्टेटमेंट नहीं चलेगा, यहां पे हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जी। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो एसेट एंड लायबिलिटी विल बी शोन एट न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू का मतलब यहां पे हो रहा है रिवाइज्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है बच्चा? तो जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा कि डू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड प्रिपेयर योर न्यू बैलेंस शीट एट रिवाइज्ड वैल्यू, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट एट ओल्ड वैल्यू, अनअल्टर्ड वैल्यू और अनरिवाइज्ड वैल्यू या नॉट रिवाइज्ड वैल्यू, तब हम लोग कौन सा मेथड बनाएंगे जी? रीवैल्यूएशन स्टेटमेंट मेथड। चलिए बाबू, क्लियर हो गया दिमाग में? यानी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में करना क्या आपने को? उसका जो दाम बुक वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ है और आज उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसका कंपैरिजन को हम आइडेंटिफाई करके बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करेंगे।
जब आइडेंटिफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि एसेट का दाम बढ़ गया या एसेट का दाम घट गया, लायबिलिटी का दाम बढ़ गया, लायबिलिटी का दाम घट गया, या फिर कोई ऐसा एसेट जो अभी तक आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ था, या जिसको हम लोग मान लिए कि ये डेड हो गया, जीरो हो गया, उसका भी एक मार्केट वैल्यू हमको मिल रहा है जी, उसको बोलेंगे हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर कोई लायबिलिटी ऐसा मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इक्वेशन मेरा बनता है बच्चा कि अगर एसेट में इंक्रीज हो रहा है या लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गेन। और गेन को अकाउंटिंग में क्या किया जाता है बाबू, उसी तरह से इसका उल्टा चलेगा, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, लॉस। और लॉस के लिए क्या करना होगा, लॉस के लिए क्या करना होगा बच्चा, क्या करना होगा, लॉस क्या होता है अकाउंटिंग में, डेबिट होता है, तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखाएंगे। डन डन। जितने भी डेबिट वाले आइटम हैं, जितने भी डेबिट वाले आइटम है, अगर हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो माइनस साइड में लिखाएगा, क्योंकि यहां पे कौन सा मेथड चल रहा है, माइनस प्लस माइनस मेथड, ठीक है। तो जितने डिक्रीज डेबिट वाले आइटम है वो सब माइनस हो जाएगा, और जितने गेन वाले आइटम है वो सब क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट में। यानी इसमें एक प्लस, यानी कि जिससे आपका गेन हो रहा है उसको ऐड करते जाएंगे, और जिससे हमारा नुकसान हो रहा है उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और आपका फाइनल वैल्यू जो होगा उसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कब होगा बच्चा, जब लॉस या वाला वैल्यू ज्यादा होगा तो हमारा कंपेयरिंग करने पे फाइनल वैल्यू लॉस में आ जाएगा, गेन वाला ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है बच्चा। इस मेथड में हमें कोई लेजर नहीं बनाना है रीवैल्यूएशन का, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री जैसे हम लोग गुडविल में पास करते थे, याद है बच्चा, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर और जब कोई प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना होता है तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। जब किसी लॉस को एडजस्ट करना होगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट और गेनिंग पार्टनर को। ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि अगर जिस पार्टनर का गेनिंग हो गया, रेशियो बढ़ गया जी, रेशियो बढ़ गया तो फ्यूचर में उनको प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिलेगा, तो फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा मतलब दूसरे को कम मिलेगा, तो जो दूसरे को कम मिलेगा उसको आज ही कंपनसेट करो। तो कंपनसेट करने के लिए उस पार्टनर के कैपिटल को क्या कर देते हैं जी, क्रेडिट, उस पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो जैसे यहां एडजस्टमेंट एंट्री बनाना होगा तो हमारे पास आएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आएगा जब हमको रिवॉल्यूशन प्रॉफिट होगा, क्योंकि फ्यूचर में जिस पार्टनर का रेशियो बढ़ गया है उनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में, इसीलिए आज उनके कैपिटल से पैसा हम लोग निकाल करके जिनका रेशियो कम हो रहा है उनके खाते में कंपनसेट कर देते हैं। डन डन। अगर रिवॉल्यूशन लॉस हो जाएगा तो इसका उल्टा होगा, रिवॉल्यूशन लॉस का उल्टा हो जाएगा। क्या होगा बच्चा, उल्टा हो जाएगा। यानी अगर एक इसका एंट्री बनाना होगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका एंट्री हो जाएगा बच्चा। ये तब करेंगे जब हम लोग इस मेथड से जाएंगे, एडजस्टमेंट मेथड से जाएंगे, मतलब स्टेटमेंट मेथड से जाएंगे तो हमें ये वाला एंट्री करना होगा। चलिए बाबू इसको नोट करिए, तो फटाफट नोट करिए। हाँ, स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें प्लस माइनस मेथड से जाना होगा, लेकिन जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमें अकाउंट में इस तरह का प्रेजेंटेशन, एक फॉर्मेट बनाना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एक डमी यहां पर हम आपको बना देते हैं, जब इसको हम सवाल करवाएंगे तो प्रॉपर ढंग से करवा देंगे आपको समझने के लिए। देखिए बाबू, जब भी कोई लेजर आएगा उसके 2 साइड हो जाएंगे, एक डेबिट साइड और एक
बड़ा वाला कॉलम को हम लोग पार्टिकुलर कहते हैं और छोटा वाला कॉलम जो बनता है वो अमाउंट के लिए। ठीक है बच्चा, अमाउंट हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब जैसा कि हमने कंसेप्ट बनाया था कि 3 चीज क्रेडिट में जाएगा, पढ़ा था कंसेप्ट आएगा कौन कौन? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड। तो यहां आएगा बार इंक्रीज इन एसेट रहेगा तो यहां क्रेडिट में दिखा देंगे, बार डिक्रीज इन लायबिलिटी रहेगा तो यहां क्रेडिट में दिखा देंगे, बार अनरिकॉर्डेड एसेट रहेगा तो यहां पे क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है बच्चा, इसी का ठीक उल्टा जो है टू डिक्रीज इन एसेट रहेगा तो डेबिट में दिखाएंगे, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी रहेगा तो भी डेबिट में दिखाएंगे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रहेगा तो भी हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। और दुनिया का कोई भी लेजर होगा हमें आखिर में उसका बैलेंस करना होगा। ठीक है भैया, अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा यानी कि लॉस वाला साइड ज्यादा है तो रिवॉल्यूशन लॉस निकलेगा। जनरली आपका हम ये मान के चलते हैं कि प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट वाले को हम पहले जोड़ देंगे और उस बैलेंस को हम लोग डेबिट में ले आएंगे। ठीक है बच्चा, और यहां पे एक बैलेंस निकालेंगे वो कहलाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर इधर निकलेगा इस साइड निकलेगा तो वो हो जाएगा रिवॉल्यूशन लॉस, रिवॉल्यूशन लॉस। प्रॉफिट आएगा तो हम लोग पुराने पार्टनर ए बी सी जो भी है उनको बाहर देंगे बच्चा, किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। जो भी ओल्ड रेशियो होगा उसमें हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्या हो गया बच्चा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। और ये कॉन्सेप्ट हो गया क्या जी बच्चा? ये कौन सा कॉन्सेप्ट था आपका? ये स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट में क्या है? ओल्ड वैल्यू पे दिखाते हैं, अनअल्टर्ड वैल्यू पे दिखाते हैं, नॉट रिवाइज वैल्यू पे दिखाते हैं। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग न्यू वैल्यू पे दिखाएंगे, अल्टर्ड वैल्यू पे दिखाएंगे और रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाएंगे। ठीक है बच्चा, इसमें हमें है ना लेजर बनाना होगा और इसमें हमें स्टेटमेंट बनाना होगा बच्चा। ये न्यू, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में एप्लीकेबल होगा। ये चेंज इन पीएसआर का सवाल रहेगा पार्टनर के बीच में तो उसमें एप्लीकेबल होगा। ओके बच्चा, क्लियर कॉन्सेप्ट? तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कल के क्लास में। ओके जी।